अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बलारे पंजवानी। वेक्टर्स चैप्टर को ही कंटिन्यू करेंगे। कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपको याद रखनी होंगी। कम्युलेटिव लॉ ऑफ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि हम ए प्लस बी, अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करूँ या बी और ए को ऐड करूँ तो आंसर सेम आएगा। इसी तरह एसोसिएटिव है हमारे पास, ब्रैकेट में सबसे पहले बी प्लस सी करें, फिर उसको हम उसके आंसर को ए के वेक्टर के साथ प्लस करें, या ए प्लस बी पहले करें और बी के वेक्टर से प्लस करें तो हमारे पास दोनों इक्वल आएंगे। तो ये प्रॉपर्टीज़ हैं, ये याद रखनी ज़रूरी है। बस एक तरीके के कॉन्सेप्ट, बड़ी सिंपल प्रॉपर्टीज़ है, कोई ऐसी मुश्किल प्रॉपर्टीज़ नहीं है कि आप नहीं याद रख सकते। ये इंपॉर्टेंट है। ज़ीरो वेक्टर इज़ अ आइडेंटिटी एंड एडिटिव आइडेंटिटी फॉर अ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्योंकि आप इस ज़ीरो वेक्टर को किसी के साथ भी ऐड कराओगे तो बेसिकली वही वेक्टर आ जाएगा ए। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी याद होना ज़रूरी है। इसी तरह माइनस ए वेक्टर इज़ द एडिटिव इनवर्स फॉर द वेक्टर ए। ये माइनस ए जो है एडिटिव इनवर्स है वेक्टर ए का। तो इसके अंदर प्रूफ करने का तरीका ये होता है कि ए को आप माइनस करा दो ए वेक्टर से, मतलब ए को उसके इन्वर्स से आप माइनस करवा, ए को आप माइनस करवा दो उसके इन्वर्स से, तो बेसिकली जीरो ही आता है। तो ये चीज़ें, छोटी मोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बस ये प्रॉपर्टीज़ है, एसएलओ में मेंशन है इसलिए कराना भी ज़रूरी है, एमसीक्यू में पूछी भी जा सकती हैं। प्रॉपर्टीज़ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर, ये मल्टीप्लिकेशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, पहले ऊपर वाली एडिशन की थी। जैसे कि अगर मैं किसी m, फॉर एग्जांपल ये 2 है, 2 को a वेक्टर से मल्टीप्लाई कराऊँ या a वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कराऊँ, ऑब्वियसली आंसर सेम आना है। इसी तरीके से ब्रैकेट्स है, तो पहले m, फॉर एग्जांपल m की वैल्यू 5 है और m की वैल्यू 2 है, तो 5 को पहले वेक्टर से मल्टीप्लाई कराऊँ और फिर 2 को मल्टीप्लाई कराऊँ, या पहले m और n को मल्टीप्लाई करके फिर a से मल्टीप्लाई कराऊँ a वेक्टर से, तो आंसर आपका सेम आएगा। इसी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी भी कुछ इसी तरीके की प्रॉपर्टीज़ है। तो प्रॉपर्टीज़ रटने की ज़रूरत नहीं है, कॉन्सेप्चुअली समझ लेंगे तो बड़ी आसान है, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा, अगला आता है हमारे पास, ये क्या, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है डॉट प्रोडक्ट, जिसको हम स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। इससे रिलेटेड सवाल, बहुत चांस है कि इसके रिलेटेड सवाल ज़रूर आएंगे। डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, आप लोगों ने फिजिक्स के अंदर ये चीज़ें पढ़ी होंगी। अ डॉट प्रोडक्ट्स आर आल्सो कॉल्ड अ स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इन एन ऑपरेशन दैट गिव अ सिंगल नंबर स्केलर एज अ रिजल्ट। That's why it is called a scalar product. If a and b are two vector, then their dot product written as this. Dot product को हम इस तरह मेंशन करते हैं, डॉट लगाते हैं दो वेक्टर के दरमियान, तो वो डॉट प्रोडक्ट कहलाता है। अगर हमें एंगल फाइंड आउट करना है तो इसका फॉर्मूला हमारे पास ये मौजूद है, जो कि आपको गिवन होगा, a डॉट बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड डॉट बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। अब यहाँ पर कॉस थीटा का बड़ा रोल है यहाँ पर, जो समझना ज़रूरी है, और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि इसकी थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे थ्योरेटिकल एमसीक्यूज आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। डॉट प्रोडक्ट मेजर हाउ मच वन वेक्टर एक्ट इन अ डायरेक्शन ऑफ अदर। जो डॉट प्रोडक्ट है वो मेजर करता है कि एक वेक्टर दूसरे किस तरह डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, कि एक डायरेक्शन में अगर मूव कर रहा है तो दूसरा वाला उस पर किस तरह एक्ट कर रहा है। कॉस थीटा टेल अस द डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन द वेक्टर। तो कॉस थीटा में जो हेल्प करता है वो डायरेक्शन की जो रिलेशन है बिटवीन टू वेक्टर्स, उसके लिए हेल्प करता है कि वो किस जगह में मूव कर रहे हैं, वो एक साथ मूव कर रहे हैं, अपोजिट मूव कर रहे हैं, या किस तरीके से मूव परपेंडिकुलरली कर रहे हैं, वो हमें बताता है। इसीलिए यहाँ पर कुछ चीज़ें मेंशन है कि अगर आपके पास एंगल ज़ीरो है तो कॉस ज़ीरो की वैल्यू आती है 1। इसका मतलब है कि वेक्टर्स हमारे सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों। ठीक है, इसीलिए ऊपर ये लाइन लिखी हुई है, टेल अस द डायरेक्शन रिलेशन बिटवीन द वेक्टर्स। अगर हमारी वैल्यू 90 डिग्री एंगल, तो हमें कॉस 90 जीरो के बराबर होता है, इसका मतलब ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो अब अगर अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर परपेंडिकुलर है तो एंगल 90 हो जाएगा, तो ये पूरी फॉर्म जीरो हो जाएगी। इसका मतलब ए डॉट बी बराबर हो जाएगा जीरो के। ये एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट फॉर्म है परपेंडिकुलर की, मतलब ये परपेंडिकुलर की कंडीशन बन गई है। अगर हमारा एंगल 180 होता है और वैल्यू -1 आती है, तो ये हमें शो करवाएगा कि ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं दोनों वेक्टर। ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, किसी भी सिनेरियो टाइप सवाल आपके पास पेपर में आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल भी लाइटली ना लें। सॉल्यूशन तो आना ही चाहिए, लेकिन थ्योरेटिकल भी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसके अंदर। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा आसान सा कॉन्सेप्ट है। आई डॉट आई हमेशा डॉट प्रोडक्ट पे 1 के बराबर होगा। अगर सेम होंगे दोनों, आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, तो ये हमेशा 1 के बराबर होंगे। लेकिन अगर यहाँ पर डिफरेंट होंगे तो ये 0 के इक्वल होंगे। ठीक है, ये चीज़ पता होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, कंडीशन फॉर ऑर्थोगोनलिटी ऑफ टू वेक्टर आर सेड टू बी ऑर्थोगोनल इफ दे आर परपेंडिकुलर ईच अदर। तो दो वेक्टर ऑर्थोगोनल जब कहलाते हैं जब वो परपेंडिकुलर का मतलब अभी बताया कि एंगल क्या हो, 90 डिग्री। ठीक है, और ये देखिए यही कंडीशन मैंने आपको बताई थी, जब आप cos 90 जीरो होगा तो ये पूरी फॉर्म जीरो हो जाएगी, तो ये चीज़ बराबर आ जाएगी जीरो के। तो इसको हम कंडीशन ऑफ ऑर्थोगोनैलिटी कहते हैं टू वेक्टर्स की, जब आपका
दो वेक्टर परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हो। आई होप ये वाली बात आप लोगों को क्लियर होगी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। अच्छा जी, पहले सवाल में मूव करते हैं। इफ़ ए इज ए एंड बी वेक्टर, इफ फाइंड ए डॉट बी आर दीज वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अच्छा, सबसे पहले मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट, चलिए डॉट प्रोडक्ट निकाल लेते हैं सबसे पहले हम। डॉट प्रोडक्ट सॉल्व कैसे करते हैं ये आप लोग सीख लें। क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं, ए डॉट बी। अच्छा, ए डॉट बी तो निकालना है, और दूसरा क्या कह रहा है, आर दीज वेक्टर परपेंडिकुलर ईच अदर। परपेंडिकुलर की क्या कंडीशन थी कि ए डॉट बी किसके बराबर हो, जीरो के बराबर, क्योंकि कॉस 90 होता है, वो पूरी फॉर्म को जीरो कर देता है। तो ए डॉट बी हम 5i प्लस 3j माइनस 2k डॉट, ये आ जाएगा 3i माइनस 2j प्लस 7k इज इक्वल टू 0। अब डॉट प्रोडक्ट में जैसे मैंने आपको बताया आई डॉट आई 1 के बराबर, तो आई वाला आई से मल्टीप्लाई कराऊंगा, -5 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस का 15, और आई जब आई से मल्टीप्लाई होगा तो वो हो जाएगा 1, लिखे ना लिखे को मसले की बात नहीं। अब अगली वैल्यू 3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये हो जाएगा माइनस का 6, और जे डॉट जे 1 के बराबर। फिर -2 मल्टीप्लाई बाय +7, तो माइनस का 14, और के डॉट के 1 के बराबर इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास -15 -6 -14 इक्वल टू 0। तो अब आंसर हमारे पास क्या बन जाएगा, 2135 मेरे पास आ रही है वैल्यू, -35, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ये तो वैल्यू आ गई ए डॉट बी की, लेकिन मुझे प्रूफ भी करना था ये परपेंडिकुलर ईच अदर। परपेंडिकुलर कंडीशन क्या थी कि ए डॉट बी 0 के बराबर, ये 0 के बराबर नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे वेक्टर आर नॉट परपेंडिकुलर टू ईच अदर। बस इतना सा सिंपल सा इसका जवाब है। चले आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। फाइंड द एंगल बिटवीन द गिवन वेक्टर। अच्छा, पेपर में लिखा हुआ आएगा यूजिंग डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट, की क्रॉस प्रोडक्ट का भी एंगल निकालने का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है, ये हमारे पास फॉर्मूला है। अब यहाँ हमें ये चीज़ निकालनी है एंगल, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं हम। अच्छा जी, अच्छा जी, तो हमारे पास जो वैल्यूज़ गिवन है, तो सबसे पहले राइट साइड अगर फॉर्मूले की देखें तो हमारे पास क्या डॉट प्रोडक्ट लगाना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा आई -2j प्लस 3k डॉट, अच्छा जी, ये डॉट हो जाएगा 3i -2j प्लस k। ये चीज़ इक्वल किसके आ जाएगी, मैं इसके नीचे लिख रहा हूँ, ए मैग्नीट्यूड, बी मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। इसका ए मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, इसका मैग्नीट्यूड क्या निकलेगा, आई होप मैग्नीट्यूड निकालना आप लोग को आ चुका होगा। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, और 3 का स्क्वायर 9, तो इसका मैग्नीट्यूड आ रहा है 14, और इसका मैग्नीट्यूड भी आ रहा है √14। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ √14 डॉट √14 एंड कॉस थीटा। अब मुझे इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है। ये लेफ्ट हैंड साइड है, याद रखिए फॉर्मूले की, फॉर्मूला में लिखवा दिए, और राइट हैंड साइड ये रही √14, मतलब ये मैग्नीट्यूड ए का मल्टीप्लाई मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। तो आई के साथ कुछ नहीं लिखा, मतलब 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 3 हो गया, और आई डॉट आई 1 के बराबर। -2 मल्टीप्लाई बाय -2 तो प्लस का 4 आ गया, और 3 मल्टीप्लाई 1 हो गया 3 प्लस का, इज इक्वल टू, अब √14 14 के बराबर आ जाएगा, नहीं आता कैलकुलेटर में कर लें, ठीक है। यही वैल्यू आपके पास आएगी। तो ये हो जाएगा मेरे पास 10 इज इक्वल टू 14 कॉस थीटा। 14 वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा, और कॉस को वहाँ जाके इन्वर्स कर देंगे, तो कॉस इन्वर्स बराबर हो गया 10/14, ठीक है। अब इसको कैलकुलेटर में हम सिंपल निकाल लेंगे इसका आंसर, कॉस 10/14, कॉस इन्वर्स 10/14। सो कॉस इन्वर्स 10/14 हमारे पास क्या आता है देखते हैं हम। तो कॉस इन्वर्स के लिए हमें शिफ्ट दबा के कॉस दबाना है,
ठीक है, शिफ्ट प्रेस करके कॉस दबाएंगे और 10/14। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर रेडियन में किया हुआ, इसको डिग्री में कर लेते पहले। ठीक है, इसको डिग्री में ही सॉल्व कीजिएगा आप लोग। तो पहले शिफ्ट दबाकर, ये दबाया हमने, एंगल सेकंड पर है और मैंने इसको डिग्री में कर लिया। अब मैं शिफ्ट दबाकर कॉस इनवर्स 10/14, तो 44.41 इसका फाइनल आंसर आ गया। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें क्लियर होंगी। अभी और सवाल है, इंशाल्लाह वो नेक्स्ट वीडियो में गो थ्रू करेंगे। अल्लाह हाफिज़।